नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। मैं बात करने जा रहा हूँ जगदीप जी धनखड़ की। पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इसमें कोई शक नहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्र उपराष्ट्रपति के पद पर उन्होंने पूरे विपक्ष को वो पानी पिलाया, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जुडिशरी का जो एक्सटेंशन है, जुडिशरी की जो ओवर पावर है, ओवर एम्पावरमेंट है, उसको भी धनखड़ साहब ने भरे मंचों पर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस समय उपस्थित थे, उसमें भी उन्होंने अपनी धाक छोड़ी। जिस समय वो बंगाल में गवर्नर थे उस समय भी बहुत कुछ हुआ और बंगाल को भी बस ये कहना पड़ा कि साहब इनको हटाओ। मैं तो बंगाल के मामले में स्वयं भुक्तभोगी हूँ। राजभवन में सुबह सुबह उन्होंने कहा था कि भाई अब तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी में आए हो, ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा संभाल कर रहना। मैं और बाबुल सुप्रियो उस समय बीजेपी में हुआ करते थे। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में गए थे। विद्यार्थी परिषद ने भी पहली बार वो कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया था। धनखड़ साहब ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से पूछा था, जो वहाँ संगठन मंत्री थे, उनके साथ ही हम राजभवन में थे। उन्होंने पूछा था कि क्या वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ मैं गवर्नर हूँ, मैं उसका चांसलर हूँ, मेरा तो आज तक हुआ नहीं है, तुम कहाँ से ये मतलब यूनिवर्सिटी किस प्रकार की है? तो उन्होंने कहा था नहीं, कमिश्नर से बात हो गई और सारी व्यवस्थाएं हैं। बाद में हम फंस ही गए और धनखड़ साहब हमें बचा कर भी लाए, इसमें भी कोई शक नहीं। तो उनकी जो स्थिति है, जो उनका कद है, जिस प्रकार से वो वर्क करते हैं, वो एकदम यूनिक है। अब तमाम तरह की अटकलें उस समय लगाई गई जिस समय उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि दोपहर तक शाम तक उन्होंने काम किया और रेजिग्नेशन दे दिया गया। कुछ यूट्यूब चलाने वाले लोगों ने खूब उस पर अपनी व्यूअरशिप भी बढ़ाई, खूब बढ़ाई, जितनी बढ़ा सकते थे उतनी व्यूअरशिप बढ़ाई, और ये बताने की कोशिश करी कि धनखड़ साहब मोदी जी की सरकार गिराना चाहते थे। मोदी जी की सरकार के वो पता नहीं किससे, हिंदू जागरण मंच वालों से कुछ से मिल गए, ऐसा भी बताया। अब सवाल यह है, हिंदू जागरण मंच, मैं तो संघ के सारे संगठनों को जानता हूँ, हिंदू जागरण मंच में इतनी शक्ति है क्या, या फिर सरकार गिराने की किसी की मंशा है क्या, या धनखड़ साहब का कद इतना बड़ा है कि मोदी जी की सरकार गिरा दे? ये विचार लोगों को किए बगैर नैरेटिव चल गया, और वो नैरेटिव इतना खतरनाक चला कि फिर धनखड़ साहब उस नैरेटिव को दूर करते, ये बड़ी कठिन बात है। हालांकि धनखड़ साहब, हम सब जानते हैं, नए वाइस प्रेसिडेंट के जिस समय शपथ ग्रहण था उसमें वो थे। वो पहली अपीयरेंस उनकी दिखाई पड़ी थी कि भाई वो नए वाइस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में वो मौजूद थे, और ये मैसेज दिया गया था कि भाई ऐसा नहीं है कि हम छुप कर बैठ जाएंगे, हम सामने आएंगे। आज उनका भोपाल में कार्यक्रम था। भोपाल में पूर्व सहसरकारवा मानी मनमोहन जी वैद्य की एक किताब का विमोचन था। उसमें धनखड़ साहब भी बुलाए गए होंगे। धनखड़ साहब का उसमें बयान आया। उन्होंने दो बातें करी। एक तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता कर लूँ, फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में सिद्धांतों से समझौता कर लूँ या अपना अस्तित्व गिरा दूँ, या जो भी जिन शब्दों में उन्होंने कहा, ये अपने आप में मैसेज बहुत कुछ देता है कि वो उनके खिलाफ, यानी कि उनको जो उनको कहना चाहिए, जो उनको करना चाहिए था, उनके ऊपर कोई नैरेटिव तय हो गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई नैरेटिव जो है वो नैरेटिव से बचना चाहिए, भगवान न करे किसी कोई नैरेटिव के चक्कर में फंस जाए, क्योंकि नैरेटिव के चक्कर में अगर कोई फंस जाता है तो बहुत कठिन होता है निकलना। फिर उन्होंने साथ में कहा मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। अब मेरी स्टोरी नहीं है, धनखड़ साहब का स्टाइल मैं जानता हूँ, वो सदैव ऐसी बात करते हैं। जब भी, मतलब मैं तो उनको लंबे समय से जानता हूँ, जब वो इस तरह का कोई बयान देना चाहते हैं तो बयान देने के बाद सदैव से यही कहते हैं कि भाई वो मैं नहीं हूँ। अब नैरेटिव तो ऐसे समझना चाहिए कि अमित शाह जी का बयान आया, अमित शाह जी का इंटरव्यू आया था, उसी समय किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप धनखड़ साहब के विषय में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो, धनखड़ साहब अपनी हेल्थ कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफे में लिखा है, और ये विषय आप मेरी मुंह में उंगली डालकर कुछ बुलवा नहीं सकते, क्योंकि उस विषय में कुछ है नहीं। मोदी जी ने भी जिस समय इस्तीफा उन्होंने दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया, क्योंकि इस्तीफा देना और स्वीकार करना दो अलग बात है। इस्तीफा जब उनका स्वीकार किया गया तो मोदी जी ने भी ट्वीट किया था कि भाई मैं उनकी हेल्थ की कामना करता हूं और अच्छे भविष्य में अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे, ऐसी बात करता हूं। यानी कि देश के दो बड़े लीडर्स के बड़े बयान आ गए थे। धनखड़ साहब ने अपने इस्तीफे में सब कुछ कह दिया। तीन लोग जिनको ये पूरी स्टोरी पता हो सकती है, इसके पीछे क्या कारण है, वो तीन लोग
ने स्टेटमेंट दे दिया, धनखड़ साहब ने अपनी इस्तीफे में दे दिया, मोदी जी ने ट्वीट करके दे दिया और अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में दे दिया। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि चौथा कोई भी व्यक्ति होगा। हो सकता है नड्डा साहब को मालूम हो, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा कोई चौथा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये बात मालूम हो कि धनखड़ साहब इस्तीफा दे गए, उनके हेल्थ कारण नहीं, कोई और कारण था। लेकिन आज दूसरी अपीयरेंस उनकी हुई और दूसरी अपीयरेंस में वो अपने पुराने स्टाइल में, पुराने स्टाइल मतलब जब वो जिस तरह की बात करते थे और जो उनका स्टाइल है बात करने का, उस स्टाइल में उन्होंने कहा कि भाई फ्लाइट पकड़ने का और नैरेटिव के चक्कर में कोई ना फंसे, भगवान करे। नैरेटिव के चक्कर में यानी कि उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया जो मैं समझ पाया, हालांकि मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कोई नैरेटिव उनके खिलाफ तय किया गया, उनके खिलाफ नैरेटिव। अब वो नैरेटिव उनके इस्तीफा देने से पहले की बात कर रहे हैं या इस्तीफा देने के बाद की बात कर रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद तो नैरेटिव चला था। 3 बयान होने के बाद भी वो नैरेटिव चला था, अमित शाह जी के बयान और मोदी जी का, और उसके बाद भी नैरेटिव चला ही था। और वो यूट्यूब पर चलाने वाले कुछ अपने आप को पत्रकार कहते हैं जो कि ये कहना चाहते थे कि संघ बनाम बीजेपी है, नहीं, यानी कि वो धनखड़ साहब को नहीं टारगेट कर रहे थे, वो टारगेट कर रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर मोदी जी की सरकार गिराना चाहते हैं। अब आप सोचो, मोदी जी प्रचारक हैं जो मैं समझता हूं, और संघ भाजपा की सरकार गिराने का विचार भी नहीं कर सकता, ऐसा मैं सोच नहीं सकता, ऐसा किसी के जहन में भी नहीं आ सकता, और स्थिति भी ऐसी नहीं है। दूसरा, ये नैरेटिव उस समय चलाया गया कि धनखड़ साहब से इस्तीफा मांग लिया गया था, और इस्तीफा मतलब धनखड़ साहब को ये कह दिया गया था कि उनके खिलाफ महाभियोग ले आया जाएगा, और महाभियोग लाकर उनको हटाने का था, इसलिए वो इस्तीफा दे गए। महाभियोग तो इसलिए नहीं आ सकता कि मैं नहीं समझता कि सरकार इस समय इस स्थिति में भी है। आप याद करिए कि सोमनाथ चटर्जी से जब सरकार बदल गई और कम्युनिस्ट, वो तो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों ने सपोर्ट वापस ले लिया मनमोहन सिंह की सरकार से, तो उस समय ये उनसे कहा गया कि बीइंग ए कम्युनिस्ट आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पूरा कार्यकाल अपना पूरा करके हटे। उन्होंने पूरा कार्यकाल किया और एक नया मापदंड स्थापित किया, और उन्होंने कहा मैं जो हूँ वो लोकसभा का स्पीकर हूँ, और लोकसभा का स्पीकर हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इस समय नहीं हूँ, मैं अपना कार्यकाल पूरा करूँगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई उपराष्ट्रपति ये चाहे कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूँगा और सरकार से कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो सरकार ने उनको नहीं बनाया, सपोर्ट होता है। सरकार के वोट के अलावा अपोजिशन का वोट आता है, चुनाव होता है, चुनाव में जो जीता हारा वो अलग बात होती है। लेकिन सरकार को क्या महाभियोग के लिए 2/3 का बहुमत था? न तो लोकसभा में है न राज्यसभा में है, तो 2/3 बहुमत सरकार के पास है नहीं। अगर सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है तो मुझे बता दीजिए कि किस आधार पर सरकार ये सोच सकती है कि भाई हम इनको महाभियोग ले आएंगे? तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि महाभियोग। अब आप कहें कि अपोजिशन से मिलकर ये बात सोच ली हो सरकार ने, तो कहने वाला कुछ भी शब्द इस्तेमाल करे, किसी भी तरह का शब्द इस्तेमाल करे कि भाई अपोजिशन से मिलकर गिराना चाहते थे, अपोजिशन से मिलकर महाभियोग लाना चाहते, कुछ भी। अपोजिशन बाद में, अभी कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने, जयराम रमेश और इन्होंने कहा कि 100 दिन से बोले नहीं है वो, तो अपोजिशन होता है। अपोजिशन किसी का पक्ष विपक्ष नहीं होता, वो सरकार के विपक्ष में होता है, सरकार के विरुद्ध होता है। इसलिए अपोजिशन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि धनखड़ साहब के साथ मिलकर धनखड़ साहब के खिलाफ अपोजिशन से मिलकर महाभियोग ले आया जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार ये विचार नहीं कर सकती कि महाभियोग लाया जा सकता है, ये विचार नहीं कर सकते। इसलिए ये नैरेटिव था कि सरकार जो है वो महाभियोग लाना चाहती थी, लेकिन फिर वो महाभियोग उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन गए, इस्तीफा दे दिया। उस दिन शाम तक उन्होंने काम किया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो उपराष्ट्रपति रहते हुए, चूंकि वो अपनी शक्तियों को जानते हैं, ये जरूर हो सकता है कि कुछ मामलों में आपस में सहमति ना बन पाई हो। वो तो सदैव से होता आया है, कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा से जो भी उपराष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बनता है और वो बनता है, वो ये विषय सामने आते हैं इस तरह के। लेकिन खुलकर ये
खेल नहीं होते, मतलब खुलकर वो पब्लिक डोमेन पर आए और आपस में वो करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सभ्यता की लड़ाई होती है, ये सिस्टमेटिक तरीके से करी जाती है, और अगर होती भी है तो बंद कमरे में सॉल्व हो जाती है। इसलिए आज जो उन्होंने कहा कि पहली बात, मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, दूसरी बात उन्होंने कहा कि नैरेटिव के चक्कर में कोई ना फंसे, मैं भगवान न करे कोई नैरेटिव के चक्कर में फंसे, तो आज मुझे लगता है कि उनको इस बात का मलाल है कि उनके इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ जो नैरेटिव चलाया गया वो बड़ा खतरनाक था। लेकिन फिर भी, मतलब उन्होंने ये दोनों बातों को अगर जोड़ेंगे तो फिर भी वो ये कह गए कि फिर भी मैं सिद्धांतों से समझौता करने वाला नहीं हूं, नैरेटिव के चक्कर में मैं नहीं फंसने वाला, मैं नैरेटिव के आधार पर कोई फ्लाइट पकड़ूं और नैरेटिव बदलने की कोशिश करूं, ऐसा नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा हूं, जो मेरा गुण अवगुण है वो वैसा है। अब वो कन्फ्लिक्ट जो भी रहा होगा, हो सकता हुआ हो, मुझे तो मालूम नहीं है, किसी को मालूम होगा, सरकार को मालूम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उनको मालूम नहीं है, उनको खुद जो इस्तीफा उन्होंने दिया उनको खुद मालूम नहीं है। तो फिर नैरेटिव बनाने वालों को कैसे पता लगा या कहां से उनके पास इंफॉर्मेशन आई? ये एक बड़ी बात है। जो दुख आज उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना रखा, वो मुझे लगा कि ये नैरेटिव का खेल है। और हमारे देश में नैरेटिव दिन भर, ये जो सोनी टीवी या फिर कलर्स टीवी चलता था, अभी चलता कि नहीं चलता मुझे पता नहीं, कलर्स चलता था, जी टीवी चलता था, इन पर नैरेटिव का ही खेल है सारा। घर में झगड़ा हो रहा है, सास इधर से कुछ कह रही है, बहू उधर से कुछ कह रही है, बड़ा उसमें आया कुछ है, प्रेमिका कुछ कह रही है, भाई बड़ा कुछ कह रहा है, छोटा कुछ कह, नैरेटिव बनाना, घर में एक नैरेटिव बनाना। वो सारे सीरियल, हालांकि हिंदुस्तान वो सीरियल पूरे हिंदुस्तान को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई नैरेटिव कैसे बनाया जाता है। उस नैरेटिव को ही धनखड़ साहब ने आज बोला, इशारा किया कि नैरेटिव हमारे खिलाफ बनाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ में उन्होंने एक और ख़ास बात, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद किया और उनका बहुत कोऑपरेटिव और बड़े उनकी, मतलब उनका बड़ा साथ रहा, उनका मार्गदर्शन भी रहा। और ये सब करके इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये अगले सत्यपाल मलिक बनने वाले हैं, वो तो एटलीस्ट नहीं होने वाला। अगले सत्यपाल मलिक बनने वाले हैं ये सब नैरेटिव, सबका सब नैरेटिव। उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद किया, धन्यवाद करके, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में अगर वो कुछ विरोध में करने वाले होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकारवा वरिष्ठ व्यक्ति मार्गदर्शक मनी मनमोहन जी वैद्य के कार्यक्रम में नहीं आते और ना ही वो बुलाए जाते। तो ये बात सबको, जो संगठनात्मक परिवार है उसको सबको ये बात मुझे लगता है कि पता है कि एक नैरेटिव है जो देश में चलाया गया, इसमें सत्यता नहीं है। लेकिन उस समय कोई भी सफाई देता, कोई भी स्टेटमेंट देता किसी प्रकार, चाहे इधर से चाहे उधर से, चाहे सरकार की तरफ से चाहे पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, संघ की तरफ से या धनखड़ साहब की तरफ से, तो लोग उसके बात का बतंगड़ बनाते। इसलिए वो मुझे लगता है शांत हो गए कि समय बहुत बड़ा सोल्यूशन देता है और समय सोल्यूशन दे देगा। ये नैरेटिव तो मेन तौर से ये था कि संघ वर्सेस बीजेपी कैसे खड़ा हो जाए, और संघ वर्सेस बीजेपी का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना। संघ वर्सेस बीजेपी, हालांकि संघ बहुत बड़ी सोच रखता है और इस तरह के जो बयान आते हैं वो संघ के संघ के खिलाफ हाथ से नहीं आ रहे। वो तो जब से संघ बना तब से अंग्रेज करते थे, फिर नेहरू जी की सरकार करती रही, फिर कांग्रेस करती रही, और फिर ये उनके पेड वर्कर्स जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर और इस तरह के बयान देते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धनखड़ साहब के कंधे पर बंदूक रखकर संघ को गाली दे रहे थे, संघ को बता रहे थे कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संघ जब अंग्रेजों की सरकार थी तब भी था, तब भी अपना काम कर रहा था। नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया तब भी अपना काम कर रहा था। राम मंदिर आंदोलन के समय पर प्रतिबंध लगा तब भी वो अपना काम कर रहा था। इमरजेंसी के टाइम पर प्रतिबंध लगा तब भी अपना काम कर रहा था, और आज भी वो अपना काम कर रहा है। शताब्दी वर्ष इस समय है, 100 वर्ष उसके पूरे हुए, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को वो कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं धनखड़ साहब, शायद उन्हीं तरह के कार्यक्रमों में इस समय भाग ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।